हमारे प्रीवियस डिस्कशन में प्रायोरिटी शेड्यूलिंग पर हमने देखा कि कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स अर्जेंट टास्क जैसे ऑडियो थ्रेड्स या रियल टाइम ड्राइवर्स को वीआईपी ट्रीटमेंट दे सकते हैं, जबकि बैकग्राउंड इंडेक्सर्स को वेट करने देते हैं। लेकिन एक जनरल पर्पज ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, जहां दर्जनों यूजर एप्लीकेशंस जैसे आपका ब्राउज़र, कोड एडिटर, म्यूजिक प्लेयर और टर्मिनल सभी एक साथ आइडेंटिकल प्रायोरिटी लेवल्स के साथ रन कर रहे होते हैं। अगर हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड FCFS का यूज करते तो एक मैसिव 10 सेकंड का वीडियो रेंडर टास्क जो सबसे पहले लॉन्च हुआ था, वो आपके टेक्स्ट एडिटर को स्क्रीन अपडेट करने से ब्लॉक कर देता हर बार आप कोई की प्रेस करते। अगर हम शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट SJF का यूज करते तो एक लॉन्ग रनिंग कंप्यूटेशन थ्रेड माइनर बैकग्राउंड टास्क की एक कंटिन्यूअस स्ट्रीम की वजह से स्टार्व हो सकता था। इसे सॉल्व करने के लिए हमें एक ऐसी शेड्यूलिंग स्कीम की जरूरत है जो स्ट्रिक्टली डेमोक्रेटिक, हाईली रिस्पॉन्सिव और फेयर हो। एंटर राउंड रॉबिन RR शेड्यूलिंग, जो एक बेडरॉक एल्गोरिदम है जिसे स्पेसिफिकली इंटरैक्टिव मल्टी यूजर टाइम शेयरिंग सिस्टम्स के लिए डिजाइन किया गया है। सेक्शन ब्रेक, द मैकेनिक्स ऑफ राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग। राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग को इसका नाम राउंड रॉबिन प्रिंसिपल से मिला है, जहां हर पार्टिसिपेंट एक सर्कुलर ऑर्डर में इक्वल टर्न लेता है। यह एक प्योरली प्रीएम्प्टिव एल्गोरिदम है जिसे यह एश्योर करने के लिए डिजाइन किया गया है कि कोई भी सिंगल प्रोसेस CPU को बहुत लंबे समय तक होल्ड न करे। यह डायग्राम एक राउंड रॉबिन CPU शेड्यूलिंग सिस्टम के अंदर एक प्रोसेस के फ्लो को दिखाता है। एक प्रोसेस CPU कोर पर एक डेजिग्नेटेड टाइम लिमिट तक रन करता है। जब यह टाइम एक्सपायर हो जाता है या अगर प्रोसेस ब्लॉक हो जाता है तो एक प्रीएम्पशन स्विच इसे रूट करता है। अगर प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है या उसे इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस की जरूरत होती है तो ये एक्टिव साइकिल से एग्जिट कर जाता है, वरना इसे वापस रेडी क्यू के एंड में भेज दिया जाता है, जबकि क्यू के फ्रंट में वेट कर रहे अगले प्रोसेस को एग्जीक्यूशन के लिए शेड्यूल किया जाता है। यहां बताया गया है कि राउंड रॉबिन इंजन अंदरूनी तौर पर कैसे काम करता है। टाइम क्वांटम क्यू, ऑपरेटिंग सिस्टम टाइम की एक फिक्स्ड यूनिट डिफाइन करता है जिसे टाइम क्वांटम या टाइम स्लाइस कहा जाता है, जिसे क्यू से डिनोट करते हैं। मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम्स में यह आमतौर पर 10 मिलीसेकंड्स और 100 मिलीसेकंड्स के बीच होता है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट रेडी क्यू को एक सर्कुलर फिफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्यू की तरह मैनेज किया जाता है। नए प्रोसेस क्यू के टेल में जुड़ते हैं। एग्जीक्यूशन लूप, कर्नेल शेड्यूलर रेडी क्यू के हेड से प्रोसेस को पॉप करता है और इसे CPU एलोकेट करता है। एक हार्डवेयर टाइमर सेट किया जाता है जो क्यू मिलीसेकंड्स के बाद CPU को इंटरप्ट करता है। अगर प्रोसेस अपना बर्स्ट पूरा कर लेता है या टाइम क्वांटम एक्सपायर होने से पहले IO के लिए ब्लॉक हो जाता है तो यह खुद ही CPU को छोड़ देता है। अगर टाइमर के क्यू मिलीसेकंड्स पर टिक करने के दौरान भी प्रोसेस चल रहा होता है तो हार्डवेयर टाइमर CPU को इंटरप्ट करता है। कर्नेल एक कॉन्टेक्स्ट स्विच परफॉर्म करता है, प्रोसेस स्टेट को सेव करता है, प्रीएम्प्टेड प्रोसेस को रेडी क्यू के टेल में मूव करता है और हेड से अगले प्रोसेस को डिस्पैच करता है। सेक्शन ब्रेक, द चेस मास्टर एनालॉजी। राउंड रॉबिन की एक स्ट्रॉन्ग मेंटल पिक्चर बनाने के लिए इमेजिन कीजिए कि एक ग्रैंड मास्टर टाउन स्क्वायर में एक साथ 10 लोकल प्लेयर्स के खिलाफ एक साइमल्टेनियस चेस एग्जीबिशन खेल रहा है। यह डायग्राम एक हायरार्किकल सिस्टम को दिखाता है जहां एक सेंट्रल मास्टर प्रोसेसर टास्क्स या गेम स्टेट्स को पैरेलल में 10 इंडिविजुअल बोर्ड्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है, जिसमें हर बोर्ड को 30 सेकेंड्स का प्रोसेसिंग टाइम एलोकेट किया गया है। अगर ग्रैंड मास्टर बोर्ड 1 पर बैठ जाएं और बोर्ड 2 पर जाने से पहले पूरे 45 मिनट का गेम खत्म होने तक खेलें तो बोर्ड 2 से लेकर 10 तक के प्लेयर्स घंटों अपनी चेयर्स पर बैठे बैठे ठिठुरते रहेंगे, सिर्फ अपना पहला मूव चलने के इंतजार में। इसकी जगह ग्रैंड मास्टर एक राउंड रॉबिन स्ट्रेटजी यूज करते हैं। वे बोर्ड 1 पर खड़े होते हैं, ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड्स यानी टाइम क्वांटम क्यू एनालाइज करने और मूव चलने में बिताते हैं और फिर तुरंत बोर्ड 2 पर चले जाते हैं। वे बोर्ड 2 पर 30 सेकंड्स बिताते हैं, बोर्ड 3 पर जाते हैं और इसी तरह आगे बढ़ते जाते हैं। एक बार जब वे बोर्ड 10 पर पहुंच जाते हैं तो वे वापस घूमकर बोर्ड 1 पर आ जाते हैं। भले ही सभी 10 गेम्स को खत्म करने का टोटल टाइम लगभग सेम ही रहता है, फिर भी हर सिंगल प्लेयर को हर कुछ मिनट्स में इंटरैक्टिव फीडबैक मिलता रहता है। कोई भी सिंगल अपोनेंट इंडेफिनेटली वेट नहीं करता रहता। सेक्शन ब्रेक, कॉम्प्रिहेंसिव वर्कड एग्जाम्पल और लाइव क्यू ट्रेस। चलिए एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। टेक्निकल इंटरव्यूज और गेट एग्जाम्स के लिए राउंड रॉबिन में मास्टर बनने के लिए
आप सिर्फ सीपीयू टाइमलाइन को नहीं देख सकते, आपको हर सिंगल मिलीसेकंड पर रेडी क्यू की एग्जैक्ट स्टेट को ट्रैक करना होगा। सिस्टम वर्कलोड डेटा सेट। नीचे दिए गए सिस्टम वर्कलोड को कंसीडर कीजिए जिसमें टाइम क्वांटम क्यू इक्वल टू 2 मिलीसेकंड्स है। ये टेबल 4 प्रोसेसेस जिन्हें P1 से P4 लेबल किया गया है उनके लिए अराइवल टाइम और बर्स्ट टाइम डिस्प्ले करती है। प्रोसेस P1 0 मिलीसेकंड्स पर अराइव होती है और इसका बर्स्ट टाइम 5 मिलीसेकंड्स है। प्रोसेस P2 1 मिलीसेकंड पर 3 मिलीसेकंड्स के बर्स्ट टाइम के साथ अराइव होती है। प्रोसेस P3 2 मिलीसेकंड्स पर अराइव होती है और इसका बर्स्ट टाइम 1 मिलीसेकंड है। फाइनली प्रोसेस P4 4 मिलीसेकंड्स पर 2 मिलीसेकंड्स के बर्स्ट टाइम के साथ अराइव होती है। सेक्शन ब्रेक। स्टेप बाय स्टेप क्रोनोलॉजिकल एग्जीक्यूशन ट्रेस। क्यू मैनेजमेंट के लिए क्रूशियल रूल। अगर किसी रनिंग प्रोसेस का टाइम क्वांटम टाइम स्टैम्प टी पर एक्सपायर होता है और एक नया प्रोसेस ठीक उसी टाइम स्टैम्प टी पर अराइव होता है तो नया अराइव होने वाला प्रोसेस पहले रेडी क्यू में एंटर करता है और प्रीएम्प्टेड प्रोसेस को उसके ठीक पीछे टेल पर रखा जाता है। यह टेक्स्ट ट्रेस 2 मिलीसेकंड टाइम क्वांटम के साथ एक राउंड रॉबिन सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम के स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन को दिखाता है। इसमें डिटेल में बताया गया है कि कैसे 4 प्रोसेस अलग अलग टाइम पर अराइव होते हैं, रेडी क्यू में एंटर करते हैं और उन्हें सीपीयू टाइम एलोकेट किया जाता है। यह फ्लो क्वांटम एक्सपायर होने पर प्रोसेस प्रीएम्पशन नए अराइवल्स वर्सेस प्रीएम्प्टेड टास्क के लिए क्यू मैनेजमेंट रूल्स और सभी टास्क कंप्लीट होने तक हर प्रोसेस के सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन और टर्मिनेशन को डेमोन्स्ट्रेट करता है। सेक्शन ब्रेक। राउंड रॉबिन गैंट चार्ट। यहां टाइमलाइन पर विजुअली प्लॉट किया गया कंप्लीट एग्जीक्यूशन ब्रेकडाउन है। यह डायग्राम एक प्रोसेसर शेड्यूलिंग टाइमलाइन को इलस्ट्रेट करता है जिसे आमतौर पर गैंट चार्ट के रूप में जाना जाता है, जो 11 टाइम यूनिट्स के दौरान P1 से P4 लेबल किए गए 4 प्रोसेसेस का एग्जीक्यूशन ऑर्डर दिखाता है। यह टाइमलाइन डिटेल में बताती है कि कब हर प्रोसेस को सीपीयू टाइम एलोकेट किया जाता है, जो प्रीएम्प्टिव टास्क स्विचिंग को शोकेस करता है, जहां स्पेसिफिक इंटरवल्स पर प्रोसेसेस के बीच एग्जीक्यूशन अल्टरनेट होता है। सेक्शन ब्रेक। डिटेल्ड मीट्रिक टेबुलेशन। चलिए हर प्रोसेस के लिए कंप्लीशन टाइम CT, टर्न अराउंड टाइम TAT इक्वल टू CT माइनस AT, वेटिंग टाइम WT इक्वल टू TAT माइनस BT और रिस्पांस टाइम RT इक्वल टू फर्स्ट एग्जीक्यूटेड टाइम माइनस AT कैलकुलेट करते हैं। P1 फर्स्ट एलोकेटेड CPU AT इक्वल टू 0 मिलीसेकंड्स, जिसका मतलब है RT इक्वल टू 0 माइनस 0 जो इक्वल टू है 0 मिलीसेकंड्स। एग्जीक्यूशन कंप्लीट होता है T इक्वल टू 11 मिलीसेकंड्स पर, जिसका मतलब है CT इक्वल टू 11 मिलीसेकंड्स। TAT इक्वल टू 11 माइनस 0 जो इक्वल टू है 11 मिलीसेकंड्स। WT इक्वल टू 11 माइनस 5 जो इक्वल टू है 6 मिलीसेकंड्स। P2 फर्स्ट एलोकेटेड CPU 8T इक्वल टू 2 मिलीसेकंड्स, जिसका मतलब है RT इक्वल टू 2 माइनस 1 जो इक्वल टू है 1 मिलीसेकंड। एग्जीक्यूशन कंप्लीट होता है T इक्वल टू 10 मिलीसेकंड्स पर, जिसका मतलब है CT इक्वल टू 10 मिलीसेकंड्स। TAT इक्वल टू 10 माइनस 1 जो इक्वल टू है 9 मिलीसेकंड्स। WT इक्वल टू 9 माइनस 3 जो इक्वल टू है 6 मिलीसेकंड्स। P3 फर्स्ट एलोकेटेड CPU 8T इक्वल टू 4 मिलीसेकंड्स, जिसका मतलब है RT इक्वल टू 4 माइनस 2 जो इक्वल टू है 2 मिलीसेकंड्स। एग्जीक्यूशन कंप्लीट होता है T इक्वल टू 5 मिलीसेकंड्स पर, जिसका मतलब है CTT टू 5 मिलीसेकंड्स। TAT इक्वल टू 5 माइनस 2 जो इक्वल टू है 3 मिलीसेकंड्स। WT इक्वल टू 3 माइनस 1 जो इक्वल टू है 2 मिलीसेकंड्स। P4 फर्स्ट एलोकेटेड CPU 80 टू 7 मिलीसेकंड्स, जिसका मतलब है RT इक्वल टू 7 माइनस 4 जो इक्वल टू है 3 मिलीसेकंड्स। एग्जीक्यूशन कंप्लीट होता है T इक्वल टू 9 मिलीसेकंड्स पर, जिसका मतलब है CT इक्वल टू 9 मिलीसेकंड्स। TAT इक्वल टू 9 माइनस 4 जो इक्वल टू है 5 मिलीसेकंड्स। WT इक्वल टू 5 माइनस 2 जो इक्वल टू है 3 मिलीसेकंड्स। फाइनल सिस्टम एवरेजेस। एवरेज टर्न अराउंड टाइम TAT बार इक्वल्स 11 प्लस 9 प्लस 3 प्लस 5 ऑल डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स 28 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स 7.00 मिलीसेकंड्स। एवरेज वेटिंग टाइम WT बार इक्वल्स 6 प्लस 2 प्लस 3 ऑल डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स 17 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स 4.25 मिलीसेकंड्स। एवरेज रिस्पॉन्स टाइम RT बार इक्वल्स 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 ऑल डिवाइडेड बाई 4 equals 6 divided by 4 equals 1.50 milliseconds. Section break.
3. द गोल्डीलॉक्स डिलेमा, ट्यूनिंग द टाइम क्वांटम क्यू। राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग की परफॉर्मेंस काफ़ी हद तक एक सिंगल पैरामीटर पर डिपेंड करती है, जो है टाइम क्वांटम क्यू का चॉइस। सही क्वांटम सिलेक्ट करना एक रियल वर्ल्ड इंजीनियरिंग कॉम्प्रोमाइज है। क्यू को बहुत बड़ा या बहुत छोटा सेट करने से सिस्टम परफॉर्मेंस बुरी तरह खराब हो सकती है। यह डायग्राम राउंड रॉबिन सीपीयू शेड्यूलिंग में टाइम क्वांटम चुनने के ट्रेड ऑफ्स को इलस्ट्रेट करता है। अगर टाइम क्वांटम बहुत बड़ा है तो सिस्टम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड शेड्यूलर की तरह बिहेव करता है, जिससे पुअर रिस्पॉन्स टाइम्स मिलते हैं। कॉन्वर्सली, अगर टाइम क्वांटम बहुत छोटा है तो एक्सेसिव कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग और थ्रेशिंग होती है, जिससे ओवरहेड पर सीपीयू साइकिल्स वेस्ट होते हैं। ऑप्टिमल कॉन्फ़िगरेशन एक स्वीट स्पॉट है जिसे 80% रूल द्वारा डिफाइन किया जाता है, जहां 80% सीपीयू बर्स्ट्स टाइम क्वांटम से छोटे होते हैं, जो लो ओवरहेड के साथ अच्छे रिस्पॉन्स टाइम्स को बैलेंस करता है। चलिए इस स्पेक्ट्रम की दो एक्सट्रीम बाउंड्रीज को एग्जामिन करते हैं। सेक्शन ब्रेक। केस 1, क्या होगा अगर क्यू एक्सट्रीमली लार्ज हो, जहां क्यू इन्फिनिटी को अप्रोच करता है। अगर टाइम क्वांटम क्यू की वैल्यू सिस्टम के सबसे लंबे सीपीयू बर्स्ट से ज्यादा सेट की जाती है, उदाहरण के लिए क्यू इक्वल टू 1000 मिलीसेकंड्स, जब से बर्स्ट 50 मिलीसेकंड्स से कम हो, तो कोई भी प्रोसेस कभी भी टाइमर द्वारा प्रीएम्प्ट नहीं किया जाएगा। हर प्रोसेस अपने पूरे सीपीयू बर्स्ट को कंप्लीशन तक एग्जीक्यूट करेगा और वॉलंटरीली यील्ड करेगा। रिजल्ट, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग डिग्रेड होकर प्योर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड FCFS शेड्यूलिंग बन जाती है। इंटरैक्टिव प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्स टाइम्स वापस उसी पुअर परफॉर्मेंस लेवल पर आ जाते हैं जो बेसिक FIFOQs में देखने को मिलते हैं। सेक्शन ब्रेक। केस 2, क्या होगा अगर क्यू बहुत छोटा हो जाए, जैसे क्यू लीड्स टू 0। अगर टाइम क्वांटम को बहुत ही ज्यादा छोटी वैल्यू पर सेट किया जाए, उदाहरण के लिए क्यू इक्वल टू 11 माइक्रोसेकंड, तो सिस्टम एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के करीब पहुंच जाता है, जिसे प्रोसेसर शेयरिंग के नाम से जाना जाता है। प्योर प्रोसेसर शेयरिंग में अगर n प्रोसेस हैं तो हर प्रोसेस अपने खुद के वर्चुअल प्रोसेसर पर चलता हुआ दिखाई देता है, जो फुल सीपीयू स्पीड के 1/nth हिस्से पर ऑपरेट कर रहा हो। हालांकि रियल फिजिकल हार्डवेयर तुरंत कॉन्टेक्स्ट स्विच नहीं कर सकते। हर कॉन्टेक्स्ट स्विच में रजिस्टर्स को सेव करने, पेज टेबल्स को स्विच करने, सीपीयू कैशे को फ्लश करने और थ्रेड स्टेट को रिलोड करने के लिए एक फिजिकल माइक्रोसेकंड ओवरहेड डेल्टा लगता है। चैप्टर 2.3 से हमारे कॉन्टेक्स्ट स्विच ओवरहेड मॉडल को याद करें। टी टोटल इक्वल्स टी एग्जीक्यूशन प्लस ओपन पेरेंथेसिस एन स्विचेस टाइम्स डेल्टा क्लोज पेरेंथेसिस। अगर हम क्यू इक्वल टू 1 मिलीसेकंड सेट करते हैं और हमारा कॉन्टेक्स्ट स्विच ओवरहेड डेल्टा इक्वल टू 1 मिलीसेकंड है, यह डायग्राम सीपीयू शेड्यूलिंग ओवरहेड को दिखाता है, जिसमें एक ऐसा सिनेरियो दिखाया गया है जहां टाइम क्वांटम और कॉन्टेक्स्ट स्विच ड्यूरेशन दोनों 1 मिलीसेकंड है। क्योंकि प्रोसेसेस के बीच स्विच करने में लगने वाला टाइम उन्हें एग्जीक्यूट करने में लगने वाले टाइम के बराबर है, इसलिए सीपीयू की प्रोसेसिंग कैपेसिटी का 50% ओवरहेड में लॉस हो जाता है। सीपीयू अपने रन टाइम का 50% कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में और सिर्फ 50% रियल यूजर कोड को एग्जीक्यूट करने में स्पेंड करता है। अगर क्यू डेल्टा से नीचे गिर जाता है तो सिस्टम अपना लगभग सारा समय OS स्विचिंग ओवरहेड पर स्पेंड करता है। इस फेलियर मोड को कॉन्टेक्स्ट स्विच थ्रेशिंग के रूप में जाना जाता है। सेक्शन ब्रेक। एम्पेरिक रूल ऑफ थंब, द 80% बेंचमार्क। कॉन्टेक्स्ट स्विच ओवरहेड के अगेंस्ट इंटरैक्टिव रिस्पॉन्सिवनेस को बैलेंस करने के लिए OS इंजीनियर्स एक प्रैक्टिकल गाइडलाइन पर भरोसा करते हैं। द 80% रूल ऑफ थंब एक ऐसा टाइम क्वांटम क्यू चुने ताकि वर्कलोड में कम से कम 80% नेचुरल सीपीयू बर्स्ट्स क्यू से छोटे हों। यह डायग्राम दिखाता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम शेड्यूलिंग में ऑप्टिमल टाइम क्वांटम कैसे चूज करें। यह दिखाता है कि टाइम क्वांटम को इस तरह सेट किया जाना चाहिए जिससे 80% प्रोसेसेस इसी ड्यूरेशन के अंदर अपना सीपीयू बर्स्ट कंप्लीट कर ले, जबकि बाकी के 20% को ज्यादा प्रोसेसिंग टाइम की जरूरत होती है। क्यू को इस रूल के हिसाब से सेट करके 80% टास्क अपने सबसे पहले टाइम क्वांटम के दौरान ही खत्म हो जाते हैं और बिना प्रीएम्पशन के एग्जिट करते हैं, जिससे कॉन्टेक्स्ट स्विचेस कम से कम होते हैं। बाकी के 20% सीपीयू हैवी टास्क प्रीएम्प्ट और टाइम शेयर हो जाते हैं, जिससे वे सिस्टम को मोनोपोलाइज नहीं कर पाते। मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम्स में जैसे लिनक्स और विंडोज टाइम क्वांटा आमतौर पर 10 मिलीसेकंड्स और 100 मिलीसेकंड्स के बीच होते हैं, जबकि कॉन्टेक्स्ट स्विच ओवरहेड्स को 10 माइक्रोसेकंड्स से कम रखा जाता है, जिससे OS ओवरहेड 0.1% से कम रहता है।
सेक्शन ब्रेक, गेट एग्जाम ट्रैप्स और एडवांस्ड नुआंसेस। राउंड रॉबिन कंप्यूटर साइंस एग्जाम्स में एक पॉपुलर टॉपिक है। एग्जाम क्रिएटर्स अक्सर ऐसे क्वेश्चंस डिजाइन करते हैं जो सटल एज केसेस को टारगेट करते हैं। यहाँ 3 सबसे कॉमन ट्रैप्स दिए गए हैं जिन पर आपको ध्यान देना चाहिए। यह टेक्स्ट आपको ऑपरेटिंग सिस्टम सीपीयू शेड्यूलिंग को सिमुलेट करते समय 3 कॉमन मिस्टेक्स से बचने के बारे में एक्सप्लेन करता है। फर्स्ट, जब एक नया टास्क ठीक उसी एग्जैक्ट मोमेंट पर अराइव होता है जब दूसरा टास्क प्रीएम्प्ट होता है, तो नए टास्क को प्रीएम्प्टेड टास्क को री-एनक्यू करने से पहले रेडी क्यू में रखा जाना चाहिए। सेकंड, एक कॉन्टेक्स्ट स्विच को केवल तभी काउंट किया जाना चाहिए जब 2 एक्टिव टास्क्स के बीच ट्रांजिशन हो रहा हो, जिसका मीनिंग ये है कि एग्जीक्यूशन के एंड में आइडल स्टेट में स्विच करने को काउंट नहीं किया जाता है। थर्ड, अगर कोई टास्क अपने एलोकेटेड टाइम स्लाइस के खत्म होने से पहले ही फिनिश हो जाता है तो उसे पूरे टाइम स्लाइस के एक्सपायर होने का वेट करने के बजाय इमीडिएटली टर्मिनेट हो जाना चाहिए और नेक्स्ट टास्क को रन होने देना चाहिए। सेक्शन ब्रेक, सेक्शन समरी और कोर कॉन्सेप्ट्स चेक। आइए राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग के फंडामेंटल ट्रेड ऑफ्स का रिव्यू करते हैं। 15 लाइन्स वाला कोड एग्जाम्पल प्लस डैश 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 प्लस डैश 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 dash 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 plus। सेक्शन ब्रेक, सेक्शन 3.6 की तरफ आगे देखते हुए अब तक हमने शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स को आइसोलेशन में इवैल्यूएट किया है। एफसीएफएस सिंपल था, लेकिन यह कॉन्वॉय इफेक्ट से सफर कर रहा था। एसजेएफ या एसआरटीएफ ने ऑप्टिमल वेटिंग टाइम्स अचीव किए, लेकिन इनकी वजह से लॉन्ग टास्क के लिए स्टारवेशन हुआ। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग ने अर्जेंट काम को प्रायोरिटी दी, लेकिन स्टारवेशन से बचने के लिए इसमें कॉम्प्लेक्स एजिंग मैकेनिज्म्स की जरूरत पड़ी। राउंड रॉबिन ने फेयर रिस्पॉन्स टाइम्स की गारंटी दी, लेकिन इसने हर टास्क को दूसरे टास्क की तरह ही ट्रीट किया। रियल वर्ल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स जैसे लिनक्स, मैक ओएस और विंडोज सिर्फ इनमें से किसी एक एल्गोरिथम को नहीं चुनते हैं, इसके बजाय वे इन स्ट्रेटेजीज को एक हाइब्रिड आर्किटेक्चर में कंबाइन करते हैं। एक सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे इंटरैक्टिव यूजर एप्लीकेशंस के लिए फास्ट राउंड रॉबिन रिस्पॉन्स टाइम्स, सिस्टम ड्राइवर्स के लिए हाई प्रायोरिटी प्रीएम्पशन और लॉन्ग बैकग्राउंड कंप्यूटेशंस के लिए एफिशिएंट एफसीएफएस या एसजेएफ एग्जीक्यूशन प्रोवाइड कर सकता है। हम इसका आंसर अपने नेक्स्ट सेक्शन 3.6 मल्टी लेवल क्यू और मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग में देंगे, जहां हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे मॉडर्न कर्नल्स कॉम्प्लेक्स वर्कलोड्स को शेड्यूल करने के लिए एडेप्टिव मल्टी टीयर्ड क्यूज का यूज करते हैं।